क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टेड चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 13 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे PDF वीडियो जो भी यहाँ पर अवेलेबल किया कराया जाता है सब आपको यहीं पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये नंबर है 9650347272। हमारा ऑफिशियल नंबर सिर्फ यही है। आप इसके जरिए यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए 2023 का जो फाउंडेशनल कोर्स चालू हो रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक, और अभी जो यूपीपीसीएस का 12 जून को पेपर है उसके लिए बचे हुए टाइम पे कैसे क्या तैयारी करें, काउंसलिंग या फिर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज या करंट अफेयर का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पेड ग्रुप्स ओपन हैं। आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, किस किस एग्जाम के, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस तरीके की जो कम न्यूज़ में रहने वाली जो होती है लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, क्योंकि ये जैसे इलेक्शन अथॉरिटी से संबंधित एक संस्था है, एसोसिएशन है, तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और ये न्यूज़ में कम रहती है, लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसमें आई है तो ऐसे टॉपिक जरूर पूछता है वो। ठीक, इसी तरीके से एक नेवल सिंपोजियम करके एक है, तो उसको जो है यूपीएससी ने पूछ लिया था। एक ही 2 बार न्यूज़ आई थी उसकी खाली, लेकिन उसको पूछा था। ठीक, तो इसलिए जो है इस तरीके की न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो इलेक्शन अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बना है? 324। ठीक, तो वो भी इसका पार्ट है। वैसे एशियन कंट्रीज और भी जो है वो भी इसका पार्ट है। तो ये अभी जो 2022 से लेकर 2024 तक के लिए इस एसोसिएशन का जो अध्यक्ष या फिर चेयर बना है वो इंडिया को चुना गया है यूनानिमसली, यानी कि सर्वसम्मति से। ठीक, कहाँ पर ये हुआ? अभी 7 मई को जनरल असेंबली थी इसकी, मनीला, फिलीपींस में। ठीक, इसमें और भी इसमें नए मेंबर जो जुड़े हैं कौन कौन से हैं भाई साहब? इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ताइवान और फिलीपींस। ठीक, ये सिंपोजियम जो है ऑन एशियन इलेक्शन, ठीक, ये 1997 में मनीला फिलीपींस में ये हुआ था, 26 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में। और तब फिर इसको एस्टेब्लिश किया गया 1998 में। ठीक है, तो 1998 में एस्टेब्लिश किया गया। 20 एशियन मेंबर्स हैं इसके अभी फिलहाल, और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। ठीक, और फाउंडर मेंबर रहा है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे पहले भी रह चुका है, ये चेयर भी कर चुका है 2014-16 में। अब 2022-24 में कर रहा है, ये ध्यान रखना। ये जो भी इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वहीं इसके जो है मेंबर्स बनते हैं। और ये एक तरीके का नॉन पार्टीजन फोरम बनाता है, यानी कि गैर पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करता है। और उसमें जो भी एक दूसरे के अनुभव हैं इलेक्शन अथॉरिटीज़ के, वो एक दूसरे से साझा करते हैं और बेहतर से बेहतर डेमोक्रेसी को बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक, ये ए जो है, ठीक है ना, एशियन का जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ वाला जो एसोसिएशन है, ये एक एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है, उसका जो है एसोसिएट मेंबर है। इस वर्ल्ड वाले जो बॉडी है इलेक्शन बॉडीज़ की, ये इसमें 118 मेंबर है। ठीक, इसका एसोसिएट मेंबर है कौन? AAEA। ठीक, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, इस तरीके से पूछ लेता है। अगला टॉपिक है आपका मिशन अमृत सरोवर, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, पहला जो अमृत सरोवर बनाया गया वो उत्तर प्रदेश में बनाया गया। जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और अभी मैंने पेड ग्रुप में जो है यूपीपीसीएस के लिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी दे दिया है अप्रैल तक का। कब से? जुलाई, 1 साल तक का। ठीक, और आप लोगों को नवंबर से लेकर जो है, क्योंकि देखो पिछला एग्जाम जो हुआ था प्रीलिम्स का यूपीपीसीएस का, वो हुआ था 24 अक्टूबर को। तो नवंबर से हम लोगों ने ऑलरेडी डेली करंट अफेयर दे रखा है, तो वो वाली प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक, उसमें यूपी स्पेशल भी रहता है, बाकी मैंने पेड ग्रुप में जो है PDF दे दी है। और जो है फिर अभी जो हमारा चैनल है फ्री वाला, उसमें भी मैं कुछ मतलब पिक्स प्रोवाइड करूंगा यूपी से करंट अफेयर संबंधित। तो पहला अमृत सरोवर यूपी में बनाया है, आप लोग कमेंट करके बताना है कि कहाँ पे बनाया गया। ठीक, अभी 24 अप्रैल को 2022 को प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको लॉन्च किया। ठीक, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि हमें 75 वाटर बॉडीज बनानी हर डिस्ट्रिक्ट में, ईच डिस्ट्रिक्ट में।
ठीक। और इसको जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको डेवलप करना, रेजुवेनेट करना है, विकास और कायाकल्प करना है। इसमें 15 एम रखा गया है। कब तक इसको रखा गया है? सारे डिस्ट्रिक्ट में 75-75 जो है अमृत सरोवर बन जाए। 15 अगस्त 2023 तक का इसका एम है, टारगेट ईयर है, ठीक, डेट है। और इसमें करीबन 50,000 वाटर बॉडीज बनाई जाएंगी, जिसका साइज करीबन 1 एकड़ होना चाहिए, या फिर उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक, जल धारण क्षमता है, वो 10,000 क्यूबिक मीटर की होनी चाहिए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, यूपी में पहला बना भी हो सकता है कि थोड़ा सा घुस के पूछे, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें कई सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ग्रामीण का डिपार्टमेंट, लैंड रिसोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर, और आपका वाटर रिसोर्सेज हो गया, ठीक, पंचायती राज और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। इसमें टेक्निकल पार्टनर कौन है भाई साहब मिशन का? तो वो है बिसाग एन क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो वो वहाँ से बता देगा इस वाटर बॉडी को, यहाँ पे पूरे जो है भारत के मैप पर जो है आपका एक लोकेशन उसकी सेट करता जाएगा, ठीक। और इसमें देखिए काम के नरेगा के अंतर्गत और जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा ग्रांट्स दी गई हैं 15 वाले, उसके अंतर्गत कितनी ग्रांट दी गई है स्टेट्स को? 41%। 42 नहीं है, ध्यान रखना, 42 पहले था, अब 41% हो गया है। हर खेत को पानी और वाटर स्टेट डेवलपमेंट, इन सभी स्कीमों के अंतर्गत। इसके लिए कोई अलग से स्कीम नहीं है, बस इसके अंदर ये एम रखा गया है, ये ध्यान रखना जरूरी है। जो क्वेश्चन ने पूछा है, पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया? यूपी में। यूपी बनाया गया, ये तो आपको पता चल गया। कहाँ बनाया गया, ये आप लोग को बताना है। अगला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से हेल्थ इश्यूज संबंधित। देखिए टोमेटो फ्लू, अब ये केरला में चल रहा है, तमिलनाडु ने जो है कमर कस ली कि हमारे यहाँ ना फैल पाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टमाटर से नहीं फैल रहा है ये, ठीक। क्या होता है कि जो है लाल छाले पड़ जाते हैं शरीर पर, और वो भी ज़्यादातर किस में पड़ता है? ये 5 साल से नीचे, 5 साल या 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा पड़ता है। लाल छाले पड़ने की वजह से टमाटर फ्लू उसको बुला रहा है। इट इज़ नथिंग टू बी रिलेटेड बिकॉज ऑफ जो है टमाटर के जैसे रंग है, छाले पड़ जाते हैं, उसकी वजह से होता है। बाकी इसके जो मतलब इफेक्ट हैं वही हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, रैशेज होते हैं, स्किन इरिटेशन, वहीं जो है दस्त लग जाना, कफिंग, स्नीजिंग, ठीक, ये सारी चीज़, लेग्स का कलर चेंज हो जाता है, वही सारी चीज़ें। अच्छा, इसकी कोई दवाई नहीं है, अपने समय के साथ में अगर सही रख रखाव करोगे तो ये खुद से अपना धीरे धीरे कम होता रहता है। लेकिन ये संक्रामक बहुत है, संक्रमित बहुत तेजी से होता है, ठीक। और इसीलिए जिसको हुआ है उसको थोड़ा अलग रखा जाता है, और रैपिडली हो सकता है ये, ठीक। प्रिवेंट, बच्चों को ये कहा जाता है कि भाई साहब जो फफोले पड़े हुए उनको खरोचो नहीं, क्योंकि उसका पानी जहाँ जहाँ भी लगेगा वहाँ वहाँ पे वो फैलता जाता है, ठीक। फ्लूइड इनटेक लेते जाओ ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। टमाटर से लेना देना नहीं है, लाल छाले पड़ रहे हैं, केरला में भी चल रहा है, ये ध्यान रखना। सेडिशन, देशद्रोह, बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का आया है इस पे जजमेंट, और मैं आपको बता रहा हूँ मेंस एग्जामिनेशन के लिए पक्का क्वेश्चन तैयार हो चुका है। पक्का क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में आएगा ही आएगा, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीसीएस का हो। आज रख लो, डबल स्टार जो है ये वाला टॉपिक हो गया। सेडिशन, देशद्रोह। देखिए एक होता है विद्रोही, ठीक। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो आपको विद्रोही बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं, इट्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में चलता है, ठीक। डिसेंट होना जो है डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। लेकिन उस विद्रोह को आप देशद्रोह घोषित कर दो, क्योंकि आपके यहाँ कुछ लॉ ऐसे बने हुए हैं जो कि ब्रिटिश टाइम के बने हुए हैं, और उसका गलत उपयोग करना, ये चीज गलत है, ठीक है ना। तो देशद्रोह के लिए भारत की जो आईपीसी की एक धारा है 124A, ठीक, सेडिशन संबंधित, यही क्वेश्चन पूछेगा यूपीपीसीएस, देखना आप कि बताइए सेडिशन धारा किससे संबंधित है, 295 किससे संबंधित है, ठीक, 309 किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ क्योंकि न्यूज़ में रहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आपका सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज करने वाला है, ये आपका 295 वाला मैं भूल गया हूँ, ठीक है, 124 वाला सेडिशन संबंधित होता है। तो ये है, और ये आपका ब्रिटिश टाइम पे जब 1860 में जब बना था तब का बना हुआ। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट ये आया है कि जो भी केसेस केंद्र जो है इस पर लड़ रही थी सुप्रीम कोर्ट में केस और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी केसेस अभी चल रहे हैं सेडिशन संबंधित, सबको रोका जाए, उसमें कोई भी कार्यवाही आगे नहीं होगी, ठीक। और आगे अभी किसी को मतलब के खिलाफ अगर से देशद्रोह लगाया जाता है तो वो सीधे कोर्ट में जो है आ सकता है, उसको ये नहीं कि आप उसको, क्योंकि देखो इसकी जो मतलब काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। एक हमारा संविधान का आर्टिकल मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 19(1), जो कि कहता है कि आपको बोलने की, अपने एक्सप्रेशन को जो है करने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन अब उस आज़ादी को देशद्रोह बताकर, और इसका जो पनिशमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है,
ठीक, क्रिमिनल पनिशमेंट तरीके से दिया था। क्रिमिनल पेंडिंग जितने भी ट्रायल्स हैं क्रिमिनल वाले, वो सारे के सारे इसमें अभी रोक दिए गए। तो ये मतलब इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा था, इसलिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसको रोकते हैं जो भी केसेस चल रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये आपसे कहते हैं, केंद्र सरकार से कहा है पार्लियामेंट में, आप इसके लिए इस लॉ को, सेडिशन वाले लॉ को रिकंसिडर करिए, ठीक, पुनर्विचार करिए। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 13,000 लोग ऑलरेडी जेल में हैं इस सेडिशन प्रोविजन की वजह से, देशद्रोह की वजह से, राजद्रोह की वजह से। ठीक, तो रिकंसिडर करिए ये बोला है। और जो भी अगर कोई फ्रेश मतलब किसी के ऊपर डाला जाता है सेडिशन का केस, तो वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को। और यूनियन से कहा गया कि भैया जो भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं जो कि सेडिशन का केस लगा रहे हैं, उनको भी कहा गया है कि थोड़ा कॉशियस रखो, जो है कोई मतलब अपोजिट जो आपके कोई बोले उसकी मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बोलने दो, कोई आपके खिलाफ जो है कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करा, सिर्फ आपकी योजना का अगर उसने मान लीजिए आलोचना कर दी, ठीक, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस कर दी, तो आप उसको जो है देशद्रोह बोल दोगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यही बात है। इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन। ठीक, अगला टॉपिक है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। अभी क्या है कि केंद्र सरकार ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच थी कि जो तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या करने वाले जो लोग हैं, ठीक, जैसे एजी पेरेविलन, इनको लाइफ टर्म मिला हुआ है, ठीक, पेरेविलन और ये सारे लोग। तो केंद्र ने कहा है कि देखो ऐसा है कि जो पार्डन करने की ताकत है वो किसी स्टेट के गवर्नर को नहीं होती है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। स्टेट ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो स्टेट की गवर्नमेंट है तमिलनाडु वाली, वो थोड़ा सा हितैषी है तमिल्स के लिए, और ये सारे तमिल वाले पीपल हैं, तो उनको ये कह रहे हैं कि भाई इनका जो जिन्होंने किया कृत्य उसको माफ कर दिया जाए। ठीक, लेकिन केंद्र ये कह रही है कि नहीं, ये गवर्नर नहीं माफ कर सकता है, प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। क्यों प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि प्रेसिडेंट को वर्क करना होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव के बात पे करना होगा, तो केंद्र जो कहेगी उसके हिसाब से होगा, वो ये कहेगी नहीं। ठीक, तो ऐसा बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा है, अगर तुम ये कहते हो कि पार्डन करना लाइफ टर्म को ये सिर्फ प्रेसिडेंट की जो है शक्ति है, गवर्नर की नहीं, तो ये आर्टिकल नंबर 161 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, तो ये तो ठन गोपाल हो जाएगा, डेड लेटर हो जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और इस आर्टिकल में कहा भी गया है, आर्टिकल ये कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने और रिप्राइव करने, कम्यूट करने यानी चेंज कर देना, ठीक, उसको छूट देने, सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी, जो कि राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करता है। तो भाई साहब ऐसा तुम नहीं बोल सकते। ठीक, और इसमें देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अब सेंटर ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, तो ऐसे तो कोई भी किसी का मर्डर करेगा तो आप ये कहोगे कि सिर्फ उसको जो है प्रेसिडेंट के पास ही जाना पड़ेगा, तभी उसकी जो है जो गलती है उसको माफ किया जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोग को एक यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, अगर कहीं पर यहाँ पे लाइफ टर्म दिया गया है, डेथ पेनल्टी नहीं दी गई, डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है, ठीक, कि फांसी की सजा नहीं दी गई, अगर फांसी की सजा दी गई है तो वहां पर पार्डन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है। ये चीज ध्यान रखना। पार्डन पावर जो प्रेसिडेंट की है, इससे संबंधित एक ऑडियो लेक्चर मेरा है, मैं आप लोग जो है को दे दूंगा अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक है आपका मैरिटल रेप। आज तो एक से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं और जो कि एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है ना, जरूर आएंगे, चाहे तो डेट लिख लो, 13 मई का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग से अनुरोध है कि जो अब जैसे आप ये मतलब वीडियो जो आता है 6 बजे आता है हर दिन, ठीक, तो आप लोग इसको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दो, जब टाइम हो तब देखो उसको पूरा, लेकिन पूरा देखो एक साथ, ठीक है ना, पूरा देखना जरूरी है। इसमें देखो मैरिटल रेप में अभी केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, 2 जजेस का कोर्ट था, लेकिन वहां पे एक जजेस ने कुछ कहा, दूसरे जजेस ने कुछ कहा, तो अभी जो कंडीशन है वो अनचेंज्ड है। एक्चुअली जो धारा 375 है हमारे इंडियन पीनल कोड में, वो एक अपवाद देती है रेप के संबंध में। ठीक, अपवाद ये देती है कि अगर कोई पति, ठीक, अपनी पत्नी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है जबरदस्ती भी जो है संभोग करता है, तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा, भले ही इसमें पत्नी की सहमति, कंसेंट हो या ना हो। ये एक अपवाद 375 जो रेप से संबंधित है उसके अंतर्गत दिया गया था। तो एक जो जज थे राजीव शकधेर, इन्होंने कहा कि भाई साहब इस वाले जो अपवाद को हम खारिज करते हैं
अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल नंबर 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसको जो है वायलेट करता है। ठीक, समझ में आ गया। और हर महिला का ये अपना अधिकार है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने फिजिकल, भौतिक और मेंटल, मानसिक अस्तित्व की, ठीक है, सुरक्षा करने का अधिकार है। और इसलिए जो है चेंज करना चाहिए 162 साल पुराना जो लॉ है। ठीक, ये सब आईपीसी तभी के बने हुए हैं, मैकॉले ने बनाए थे 1860 के। ठीक, जब ब्रिटिशर्स देशद्रोह हो या फिर ये सब है तो वो अपने फायदे के लिए बनाते थे यार, उनको तो दबाना था ना हम लोग को, हम लोग तो उनकी कॉलोनी थे। ये चीज़ है, औपनिवेशिक काल में खाली जो साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं वो अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए काम करती हैं, ये चीज़ समझना जरूरी है। दूसरे जो जज थे इसमें श्री हरि शंकर, इन्होंने बोला कि देखिए ये जो मैरिटल रेप है इसको हम क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहते हैं। मतलब कि कोई पत्नी ये कह दे कि हमारा जो है, हमारी सहमति बिना जो है सम्मुख किया हमारे पति ने जोर जबरदस्ती की है, तो इस पर क्रिमिनल जो है ऑफेंस माना जाए, हम इसको नहीं मानते हैं। हम ये चाहते हैं क्योंकि इसमें जो लॉ है, ठीक, एक नया लॉ लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका यानी कि पार्लियामेंट सांसद बनाए। ठीक, और क्योंकि इसमें जो है कई सारे सामाजिक, सांस्कृतिक और विधायिक जो है कानूनी पहलू हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो जुडिशरी है वो इसमें हस्तक्षेप ना करें, इसको क्रिमिनलाइज ना करें, लॉ को, लेजिस्लेचर को, क्योंकि पार्लियामेंट एक पूरी जनता का एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आता है, पूरी बेसिक समझना जरूरी, अंडरस्टैंडिंग, तो वो लोग यहाँ पर निर्णय ले, लॉ बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो अभी फिलहाल जो है स्प्लिट जजमेंट आया है तो कंडीशन जज की तस है। ठीक, इंडिया में क्या है, मैरिटल रेप की, वैवाहिक बलात्कार की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है किसी भी लॉ में। ठीक, कई लोग जो किसने यहाँ पे याचिका डाली थी, एक एनजीओ है रिट फाउंडेशन का, एक एडवा है, एआईडी वुमेन से संबंधित है, ऑल इंडिया करके है, और एक मैरिटल रेप विक्टिम जो है वो सब लोग ने मिलकर यहाँ पे याचिका डाली थी, सबको क्लब करके जो है दिल्ली हाईकोर्ट में ये सुनवाई की जा रही थी। अगला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर से संबंधित, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बीवी दोषी, जिनका नाम है बाल कृष्ण विठल दास दोषी। ये एक वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट हैं, इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से नवाजा गया है। ये दुनिया का हाईएस्ट ऑनर होता है आर्किटेक्चर से संबंधित, दुनिया का हाईएस्ट ऑनर होता है आर्किटेक्चर से संबंधित। और ये रॉयल गोल्ड, अब देखो आप लोग को एक मतलब हिंट है कि कहीं पे आप लोग ये मानना है कि भाई ये कौन सी कंट्री दे रही है, तो इसमें देखो रॉयल जहां वर्ल्ड जुड़ा होता है, ठीक, ग्रेट, ये जबरदस्ती की जो एडजेक्टिव विशेषण जो जोड़े गए हैं, ये कौन जोड़ता है, ब्रिटेन जोड़ता है। तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ब्रिटेन का है अवार्ड, तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, इसके जो प्रेसिडेंट है साइमन अल्फोर्ड, इन्होंने जाकर जो है अहमदाबाद में बीवी दोषी जी के घर में जाके उनको व्यक्तिगत रूप से पदक प्रदान किया। 94 साल के हैं यार, 94 ईयर्स के भाई साहब हैं। और इस गोल्ड मेडल को अप्रूव क्वीन एलिजाबेथ करती हैं, और ये इसलिए दिया जाता है कि वो लोग जिन्होंने अपने आर्किटेक्चर से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, ठीक, तो उन्नति की है, तो उसके लिए दिया जाता है। अब ये भाई साहब बीवी दोषी जी जो हैं, इनको रॉयल गोल्ड मेडल जो कि वास्तुकला में सबसे बड़ा अवार्ड है, और प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज, दोनों से ही नवाजा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, बीवी दोषी, नाम लिखिए, रटिए, चाहे इसको कैसी तरीके कई बार देखेंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा ध्यान में आपके। ठीक है, दो चीजें होती हैं किसी कार्य को करने के लिए, या तो आपका उसमें इंटरेस्ट हो और या फिर आपको उसका इंपॉर्टेंस पता हो, तो दोनों ही चीज़ मैं आपकी मजबूत करना चाहता हूँ। यहाँ वाला बीवी दोषी वाले कई अवार्ड आते हैं, लेकिन इस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंस इसमें जगा रहा हूँ आपकी, तो आप इसको पढ़ोगे ज़्यादा मन से, फोकस के साथ में। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि सारे ही टॉपिक का फोकस से पढ़ा करो, बट स्टिल ठीक। और दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट, तो वो आपका वॉलंटरीली होता है, ठीक, वॉलंटरीली आपका इंटरेस्ट है तो आप वो जरूर करोगे। तो ये चीज़ें, किसी को इन्वायरमेंट पसंद होती है, किसी को भाई पॉलिटी पसंद होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए मैं आपको बताऊं, आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना पड़ेगा, मास्टर ऑफ नन। ठीक है, अबव एवरेज सब में करो, किसी में एक मास्टरी करोगे, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये अभी जानते हो कहाँ पे हो रहा है? ये 15वां है। पहली बात तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15वां चल रहा है, और ये आपका 9 से 20 मई को हो रहा है, और ये अबिरजान कोटे दे एवरे में हो रहा है। ये कहाँ पे कंट्री? अफ्रीका में है। ठीक है, कोटे दे एवरे में हो रहा है, और यहाँ पर 15वां है संस्करण। यहाँ पे जो हमारे पर्यावरण मिनिस्टर हैं भाई साहब, वो वहाँ गए थे, अपनी बातें कर रहे थे वहाँ पर। ठीक,
इसकी थीम क्या है? थीम है लैंड, लाइफ और लेगेसी, यानी कि भूमि, जीवन और विरासत, फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, यानी कि अभाव से समृद्धि की ओर। इंपॉर्टेंट है थीम, मरुस्थलीकरण से संबंधित। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें इंश्योर करना है लैंड। भाई हम लोग जैसे इंसान जो है वो एक्वेटिक एनिमल तो है नहीं, ठीक है, हम लोग तो जमीन पर रहते हैं, तो लैंड जो हमारा एक लाइफ लाइन है हमारी इस पर प्लानट की, उसको हम लोग कंटिन्यू करें, अपने लिए भी अच्छे से उसको रखें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। ठीक, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस, एक और फैक्ट बहुत तगड़ा, यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 30, ये यूएन डेकेड घोषित किया गया है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। इंपॉर्टेंट है मेरे भैया जी, कर लो। ठीक, तो ये जो है इस चीज के महत्व को बताता है कि भाई साहब जो हमारा इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन लॉस हो रहा है उसको हमें बदलना पड़ेगा, ठीक, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक, इंपॉर्टेंस ये बताएगी कि भाई साहब जो भी एरिया को इंक्रीज करो, कनेक्टिविटी को, नेचुरल इकोसिस्टम को जोड़ो, ताकि जो है जो विजुअल दिखे। पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो चालू है उसके हिसाब से काम हो सके। तो ये भी मरुस्थलीकरण ये यूएनसीसीडी से ही संबंधित है। ठीक, इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप हुआ। अब देखो एक क्यों, ये अभी 15 था, लेकिन 14वां कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में। यूएनसीसीडी का COP 14 का हुआ था, भारत में हुआ था। तो यहाँ पर 14वें वाले में पहली बार जो बातें हुई थी या फिर जो बात हुई थी वो सूखे पर हुई थी। इफेक्टिव की नीति बनाओ, अच्छे से इसको कार्यान्वित करो, सूखे को रोको, ये जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था डिसीजन 23/COP.14, जो कि इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ था, 2019 में हुआ था। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। आपका देखिए कोटे दो एवरे, ये आपका इसकी कैपिटल है यामोसोक्वा करो, ठीक है, ये है, और गल्फ ऑफ गिनिया से टच होता है। और ये कौन कौन से जो है बुर्किना फासो, गाना, माली, गिनिया, लाइबेरिया, इन सब से भी टच होता है। अफ्रीकन कंट्री है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। ठीक, अगला टॉपिक है आपका एथनॉल प्लांट। एथनॉल को ब्लेंडिंग करना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, पेट्रोल के साथ आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में जो ब्लेंडिंग का रेट चल रहा है वो करीबन 9.9% है, यानी कि 10% करीबन है, जिसको कि बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है बताइए? 20% है कि 30% है एथनॉल की ब्लेंडिंग करने के लिए पेट्रोल से। ठीक, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इन सब ने समझौता अभी किया है उन बैंकों के साथ में जो एथनॉल प्लांट से संबंधित हैं। ठीक, ये पहला जो है इस तरीके का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यानी कि तेल विपणन कंपनियों और बैंकों के बीच में। बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक, इन तीनों के साथ में। ठीक, और यहाँ पर यही है कि लॉन्ग टर्म है, तो भैया ये तेल इनसे खरीदेंगी, ये इथेनॉल इनसे खरीदा जाएगा आपका इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक, सप्लाई अगर देखा जाए इथेनॉल की तो 9.9% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। 186 करोड़ तेल लीटर जो है एथेनॉल का जो है कंज्यूम किया गया। इससे हमारा करीबन 8,000 करोड़ रुपए का जो फॉरेक्स है, जो क्योंकि हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता ना क्रूड ऑयल, वो हमारा बचत हुई, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, नहीं गलत लिख गया है, ये आपका इकोनॉमी संबंधित है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। ठीक, तो खादी से संबंधित कौन सा हमारे यहाँ कमीशन है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ठीक, तो खादी के कपड़े ये सब बनाना है। इसने कल एक समझौता ज्ञापन किया भाई साहब, किसके साथ? आपका निफ्ट के साथ में। निफ्ट क्या करता है भाई साहब? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो कपड़ा खादी का ये बनाएगा। निफ्ट जो है डिजाइन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से जो है उसमें थोड़ा सा जो है टेक्नोलॉजी जोड़ के फैशनेबल थोड़ा बनाया, ठीक है ना। तो ये दोनों लोग ने समझौता कर लिया है कि हम दोनों लोग समझौता करेंगे और हम फिर साथ में काम करेंगे। अब साथ में काम करना है तो भाई साहब एक जगह भी होनी चाहिए, उस जगह को उन्होंने बोला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। ठीक, जहां पर और यहां पर दोनों मिलकर समन्वय से काम करेंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना है। ठीक, और इसमें जो है फिर क्या काम होगा भाई? ब्रांडिंग कैसे करें खादी वाले कपड़ों की, उनकी जो है कैसे मार्केटिंग करें, किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें होंगी। अब ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, ये आपका बनाया जा रहा है न्यू दिल्ली में। जो हब होगा वो न्यू दिल्ली में होगा। ठीक, इसके अलावा जो इसके स्पोक होंगे, हब एंड स्पोक मॉडल जैसे होता है, जैसे साइकिल का चक्का होता है ना, तो ये बीच में जो है हब होता है।
ठीक, जहाँ बॉल बेरिंग पड़ती हैं वो फिर स्पोक्स होते हैं, वो जो तीलियाँ होती हैं, तो उसी तरीके से न्यू दिल्ली इसका हब होगा और इसकी जो तीलियाँ होंगी वो गांधीनगर होंगी, शिलोंग होंगी, कोलकाता होगा और बेंगलुरु होगा। ठीक, तो चारों दिशाओं को ये कवर करेगा और नॉर्थ में तो ये न्यू दिल्ली है ही है, आप ये समझ लो। तो ये सारे भी जो है अभी इनॉग्रेट किए गए किस मिनिस्टर के द्वारा, एमएसएमई के अंतर्गत। तो इससे आपको ये पता चलता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक, केवाईसी भी हुआ, 3 सालों में ये काम करना है, इंटरनेशनल मानकों को जो है बनाए रखना है, क्लोथिंग जो है इस तरीके की करनी है कि जो डोमेस्टिक और ग्लोबल बायर्स के लिए भी हो, पब्लिसिटी, ब्रांडिंग, वर्चुअल विजुअल मर्चेंडाइजिंग, ये सारी चीज़ें करी जाएगी इस COE के, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खादी के जरिए। देखिए खादी बना रहे हैं भाई साहब, तो ये वाली बात है। ठीक है, देखिए सदरी, नेहरू कोड, पता नहीं जो भी है सब बनाया जाता है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और कहाँ कहाँ पे जगह बताया मैंने आपको, देखिए गांधीनगर गुजरात, शिलोंग आपका जो है मेघालय और कोलकाता और बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, कम से कम एक और लोगों को आप लोग जोड़िए। जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं कम से कम वो सब लोग देख रहे हैं, तो एक और लोग से आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ करिए, एक लोग को जो है तक और पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि जो है जितने ज़्यादा रिव्यूज़ लोग तक ये पहुंचेगा उतना ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मुझे लगता भी है कि आप लोग को पसंद आ रहा है मेरा काम। ठीक, लाइक कर सकते हैं आप, तो इससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड ग्रुप की जानकारी 9650347272 पे आप लोग ले सकते हैं। और कल आप मुझसे फिर मिल सकते हैं सुबह 6 बजे। तब तक ले आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।